क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो ये पार्ट 2 है, हमने 1 से 25 प्रश्नों को पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम 26 से 50 तक के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे यहां से हम शुरुआत करते हैं। तो 26 जो प्रश्न है, तो ये 26 मेरा प्रश्न ये कहता है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। आप सभी जानते हैं कि यह जो एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र बिंदु है। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र बिंदु है और इस केंद्र बिंदु से वृत्त पर के किसी भी बिंदु को जब आप मिलाते हैं तो वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये सभी बच्चों को पता है। तो हमारा ये दिया हुआ है कि व्यास 28 सेंटीमीटर। आप सभी बच्चों को एक बार फिर से बता दें कि अगर आप इस केंद्र बिंदु से, ठीक है, और आप वृत्त के दो बिंदुओं को आप मिलाते हैं जो केंद्र बिंदु से होकर जाता है, तो यह जो रेखाखंड होती है यह वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक है, तो व्यास जो होती है वो त्रिज्या की क्या होती है, दुगुनी होती है। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं कि ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया, तो ये ए बी जो है ये वृत्त का क्या है, व्यास है। तो यहां से अगर ये केंद्र बिंदु O है तो ओ ए ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या, और ओ बी ये भी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या की क्या होती है, वो दुगुनी होती है। ठीक है, तो अगर व्यास 28 सेंटीमीटर है तो सीधी सी बात है कि त्रिज्या जो हो जाएगी वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आप सही बच्चों को आना चाहिए कि अगर व्यास हमारा 28 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या जो हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आपसे पूछा है कि परिधि क्या है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र आप बचपन से रटते आ रहे हैं कि पाई 2 पाई आर होता है। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, 2 के 2 हो गया। पाई का मान जो होता है 22 बटा में आप 7 लेते हैं। ठीक है, और आर का मान कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, और 7 से 14 दो बार में कट जाता है। ठीक है, 22 दूना 44, 44 दूना 88। तो इस प्रश्न का जो आंसर आया 88 सेंटीमीटर। आप चेक कर लीजिए कि ऑप्शन में कौन है। ठीक है, तो बी वाला आपका करेक्ट आंसर है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये 26 नंबर सवाल जरूर समझ में आया होगा। अब 27 नंबर पे चलते हैं। कहता है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। तो एक बार मैं फिर वृत्त से संबंधित कुछ बातें आपको रखना चाहता हूं कि ये वृत्त का केंद्र बिंदु है। ठीक है, और आप वृत्त के दो बिंदुओं को आप मिलाते हैं तो ये जो दोनों बिंदु होती है, जैसे ए और ये बी, ठीक है, तो इन वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने से जो ए बी बना ये वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी को अगर केंद्र बिंदु से होकर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये अगर आपका जो PQ है, ये PQ को हम कहेंगे व्यास। यानी कि जीवा में और व्यास में फर्क ये है कि जो व्यास होता है वो व्यास जो होता है वो केंद्र बिंदु से, मतलब कि वृत्त के दो बिंदुओं को जब आप मिलाते हैं तो वो अगर केंद्र बिंदु से होकर जा रहा है तो आप बोलेंगे कि उसे व्यास है वो। ठीक है, अगर केंद्र बिंदु से नहीं जा रहा है तो सीधी सी बात है कि वह जीवा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो होती है वो व्यास कहलाती है, क्योंकि सबसे लंबी यही होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 27 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब 28 पे चलते हैं। लिखा है tan थीटा गुने कोट थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, आप सही बच्चों को पता होगा कि tan थीटा गुने कोट थीटा बराबर होता है 1। उसी तरह से आपको यह भी पता होना चाहिए कि cos थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, उसी तरह से आपको यह भी पता होना चाहिए कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, अब इन तीनों में से कोई भी तो पूछ सकता है ना, जरूरी थोड़ा है कि यही पूछ सकते हैं आपसे कि tan थीटा गुने कोट थीटा। हो सकता है कि अगले एग्जाम में आपसे अगले पेपर में पूछ दे cos थीटा गुने सेक थीटा का मान बताइए, है ना, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा का मान बताइए। तो आप तीनों याद कर लीजिए। ठीक है, तो tan थीटा गुने कोट थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, 1 होता है। ठीक है, अब 29 नंबर पे चलते हैं। देखिए 29 नंबर सवाल कहता है कि tan 35 डिग्री बटा में कोट 55 डिग्री प्लस कोट 78 डिग्री बटा में tan 12 डिग्री। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहां पर लिख दूं tan 90 माइनस, ठीक है, अगर 90 माइनस में यहां पर 55 लिख देता हूं तो यहां पर हो जाएगा कोट 55। सीधी सी बात है, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा है तो आपने क्या लिखा, कोट थीटा लिखा। अगर मैं यहां पर tan
90 डिग्री, ठीक है, और माइनस में लिख देता हूं आपको 12 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप यहां पर लिख सकते हैं कि कोट 12 डिग्री, सीधी सी बात है ना। तो चलिए अब यहां पर देखिए tan 35 डिग्री बटा में क्या लिखा हुआ है, कोट 55 डिग्री, ठीक है। तो कोट 55 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 55 लिख सकते हैं, है ना। तो tan 35 का tan 35 हो गया। अब बटा में आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 55 लिख सकते हैं। उसी तरह से कोट 78 है, ठीक है, और यह बटा में tan कितना है, 12 है। तो आप यहां पर ये भी कोई दोनों में से किसी को भी आप बदल सकते हैं। जैसे आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 12 डिग्री, अब बटा में ये tan 12 को ऐसे ही छोड़ दे, है ना। तो आप यहां पर देखिए tan 35, ठीक है, ये 90 में से 55 हटा, ये भी 35, यानी tan ये भी 35 प्लस 90 में से 12 हटा दीजिए तो कितना आंसर आएगा। आप यहां पर देखिए 90 में से, अच्छा यहां पर कॉट है ना, क्या है कॉट, तो आप यहां पर कॉट लिख दीजिए, ठीक है। तो कॉट 90 माइनस 12 तभी तो 78 आएगा। अब बताइए कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, यानी tan 12 हो जाएगा। नीचे भी क्या हो जाएगा, tan 12। तो सीधी सी बात है, ये दोनों कट जाएगा तो ये दोनों रिजल्ट में एक एक देगा, यानी एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो सकता है कुछ आपको इसमें कंफ्यूजन हो, लेकिन कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। फिर से मैं बता दूं कि देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। तो आप यहां पर देखो ये 90, ये 55 और 35, ठीक है, इसको जोड़ दो जरा, 55 और 35, 5 5 10 के 0 हासिल, 5 3 8 9, 90 डिग्री आ गया। इसे भी जोड़ो, 78 और 12 जोड़ो, तो इसे भी जोड़ने पर कितना आएगा, 90 आएगा। तो सीधी सी बात है, tan कोट रहेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, सीधा कटा दो 1 होगा, इसको भी कटा दो 1 होगा, तो 1 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप करके आप इन सवालों को लगा सकते हैं। 29 का आंसर जो होगा आपका 2 होगा, ठीक है, सी नंबर। अब उसी तरह से यहां पर लिखा है कि साइन थीटा बराबर a बटा बी, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। आप सभी बच्चों को ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, ठीक है। इसी तरह से आप हर फॉर्मूले को याद रखें। जैसे आपको ये भी याद रखनी चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरह से ये भी याद रखें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, ये जरूर याद रखें। चलिए अब हमारा सवाल इस पर बनेगा, ठीक है, इस पर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम अगर कहें कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है, a बटा b, तो यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, है ना। अब चलिए फिर आगे बढ़ जाइए, तो आगे बढ़ते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा b स्क्वायर में 8 से गुणा हुआ तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर हटता है बच्चे, तो आप सभी जानते हैं कि स्क्वायर जो हटता है तो यहां पर रूट हो जाता है ना। तो आप यहां पर रूट दे दीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो रूट में ऐसे ही रहेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो बी स्क्वायर है ये रूट में से बाहर चला जाएगा तो बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न पे। लिखा है साइन थीटा बराबर 1 बटा 2, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि साइन थीटा बराबर 1 बटा 2, ठीक है। अब थोड़ा सा रिमेंबर करिए कि साइन थीटा में कितना का मान 1 बटा 2 होता है, तो आपको पता चलेगा साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2 होता है, ठीक है। तो अब तुलना कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पर साइन, यहाँ थीटा, यहाँ 30 डिग्री, तो सीधी सी बात है कि थीटा बराबर कितना आ गया, तो थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो जब थीटा का मान हमको पता चल गया तो हम क्या हम कोट थीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो कोट यहां पर हो जाएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब कोट 30 का जो मान होता है, ठीक है, तो आप ये भी याद रखें कि tan 30 का जो मान आपने याद रखा था वो होता है 1 बटा रूट में 3। तो कोट 30 के लिए क्या हो जाएगा, रूट में 3 बटा 1, यानी कि रूट 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 32 नंबर की। तो देखिए √3 tan 2 थीटा बराबर 3 है, तो थीटा का मान, ठीक है ना। देखिए हम बना रहे हैं यहाँ पर कि √3 tan 2 थीटा बराबर 3 है, तो हम कहें कि अगर tan 2 थीटा बराबर बताइए क्या होगा, तो बोलिए तो जरा क्या होगा। तो ये √3 गुना में तो इधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3 बटा √3 हो जाएगा ना। tan 2 थीटा बराबर 3 बटा √3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए tan 2 थीटा बराबर, अब 3 बटा √3 है, तो आप चाहेंगे तो हर का यहाँ पर परिमेयकरण भी कर सकते हैं,
ऊपर भी √3, नीचे भी √3, है ना। तो 3√3 यहां पर हो जाएगा, और 3 में 3 से गुणा हुआ तो 3 के 9, 9 का वर्गमूल 3, तो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो tan 2 थीटा बराबर क्या बचा, √3। अब थोड़ा सा रिमेंबर करिए कि tan में कितना का मान √3 होता है, तो आपको पता चलेगा कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब तुलना करिए tan tan, ठीक है। तो यहां पर क्या है 2 थीटा और यहां पर क्या है 60 डिग्री, तो तुलना करने पर आपको पता चला कि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो सीधी सी बात है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री बटा में 2, कटा दीजिए इसे, कितने डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो 32 का आंसर बच्चे बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए आप इसे कॉपी पर भी बनाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना, कि हो सकता है कि आपको ये अगर अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब आप अपने कॉपी में लिखे, कॉपी पर लिखे, तो हो सकता है कि लिखने से चीजें समझ में आ जाए आपको, ठीक है। चलिए 33 नंबर पर चलते हैं। 33 नंबर कहता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। हम ऐसे 90 माइनस थीटा वाला सबको बता देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा आप। देखिए साइन 90 माइनस थीटा अगर कोई पूछे तो आपको बताना है क्या, क्या बताना है, साइन 90 माइनस थीटा अगर पूछे तो आपको बताना है कॉस थीटा, ठीक है। और अगर कॉस 90 माइनस पूछे तो आपको बताना है साइन थीटा। ये हो गया। चलिए उसी तरह से अगर ऐसे पूछे कि tan 90 माइनस थीटा बराबर बताओ तो आपको बताना है कोट थीटा, और अगर ऐसे कर दिया जाए कोट 90 माइनस थीटा तो आपको बताना है tan थीटा, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और याद रख लीजिए कि अगर आपसे कोसेक 90 माइनस थीटा पूछा जाए तो आपको बताना है सेक थीटा, और उसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा पूछा जाए तो आपको बताना है कोसेक थीटा, ठीक है। तो अब देख लीजिए कि इन 6 में आपको ये जो 33 नंबर जो सवाल है ये किस पर दिया हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि ये इस पर दिया हुआ है ना। तो सीधी सी बात है कि आपको रिजल्ट पता चल गया कि बी नंबर होगा, है ना। आप इसे प्लीज अपने कॉपी पे उतार लीजिए इन सूत्रों को। अब चलिए 34 नंबर, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा, ठीक है ना, के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्य खंड की बात करते हैं, ये वृत्त हो गया, ठीक है, और ये वृत्त क्या हो गया, केंद्र हो गया, ठीक है, और ये वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, है ना। तो इन त्रिज्याओं से जो घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है इसी को हम बोलेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगर ये इसका कोण जो है, दोनों त्रिज्याओं के बीच कोण थीटा है, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कहां पर दिया हुआ है, तो देखिए कि देखिए यहां पर दिया, अगर अच्छा त्रिज्या को हम मान लेते क्या है, बड़ा आर है, तो हम यहाँ पर बड़ा आर भी ले सकते हैं, है ना। तो चलिए तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, अब इसके साथ तुलना कर लीजिए तो देखिए, तो जो ये है वही ये है, तो सीधी सी बात है कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा बटा में 360, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी तो शो कर सकते हैं ना आप, ठीक है। तो इस तरह से 34 का आंसर जो हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 35, वृत्तों, दो वृत्तों की क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। दो वृत्त है और उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है बच्चे, 9:4 है, तो उसके किसकी अनुपात पूछा है, परिधि का। अच्छा ठीक है, दो वृत्त है तो क्षेत्रफल अलग अलग है, सीधी सी बात है, एक का क्षेत्रफल 9 है और एक का क्षेत्रफल 4 है, तो उसकी त्रिज्याएं इसका मतलब अलग अलग है। तो हम एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त की त्रिज्या को हम अगर r1 ले लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एक वृत्त के त्रिज्या को हम r2 ले लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में क्या है, क्षेत्रफल कितना है, 9/4, ये अनुपात दिया हुआ है। अब पाई पाई कटाइए, स्क्वायर हटा तो स्क्वायर हटा तो r1/r2, तो ये रूट में चला जाएगा 9/4, और 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, है ना। तो आपका त्रिज्याओं का अनुपात अभी आ गया। अभी अनुपात किसका आया, त्रिज्याओं का अनुपात आ गया, लेकिन आपसे किसका अनुपात पूछा है, परिधि का अनुपात पूछा है ना। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, तो यहां पर हो जाएगा 2πr1 और यहां पर हो जाएगा 2πr2, है ना। क्योंकि आपसे किसका अनुपात पूछा है, देखिए तो परिधि का अनुपात पूछा है ना। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है बताइए मुझे, 2πr, है ना। तो एक वृत्त की त्रिज्या r1 है तो क्या 2πr1 नहीं हो सकता क्या, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है तो 2πr2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा, तो सीधी सी बात है क्या आ गया, r1/r2, यानी कि वही वाला अनुपात आ गया, 3/2, यानी कि 3:2 आ गया,
ठीक है, तो चेक कर लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। इसका मतलब ये है कि इससे हम ये सीख लिए कि 35 नंबर में अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है और जो अनुपात त्रिज्याओं का आ रहा है वही अनुपात परिधियों का आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि अब हम क्या करेंगे कि अगर त्रिज्याओं का अनुपात निकाल दे तो सीधी सी बात है वही अनुपात परिधि का हो रहा है ना, क्योंकि 2 पाई भी तो कट जाएगा ना। ठीक है, 36 नंबर और देखते हैं आप। देखिए आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए गोला की हम बात करते हैं। ये एक गोला हो गया। गोला का मतलब क्या होता है बच्चे? गोला का मतलब गेंद। ठीक है, ये गोला हो गया। अच्छा, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर देखिए गोला की बात नहीं कर रहा है, ये अर्धगोला की बात कर रहा है। ये गोला है आपका, ठीक है, और अगर आप बीच से आधा हिस्सा कर देते हैं तो ये इस तरह से कटोरी टाइप का बनता है। ये एक अर्धगोला हो गया। ठीक है, तो ये अर्धगोला हो गया। अच्छा, अर्धगोला का क्या होगा? जब 4 पाई आर स्क्वायर पूरा गोला का है तो अर्धगोला के लिए क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। लेकिन ये क्या बोला है? ये भी देखिए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका मतलब कि ऊपर से ये जो खुला हुआ भाग है इसको आपको क्या करना है? ढक देना है, यानी कि एक वृत्ताकार ढक्कन लगा देना है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर पाई आर स्क्वायर एक और जुड़ जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर और एक और पाई आर स्क्वायर। कितना पाई आर स्क्वायर हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए नंबर, 3 पाई आर स्क्वायर। सभी बच्चे समझे? अगर अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो इसका मतलब ढक्कन नहीं था। अगर संपूर्ण पूछ दिया तो इसका मतलब इसके ऊपर ढक्कन लगाना पड़ेगा। तो ढक्कन कैसा होता है? वृत्ताकार होगा। तो वृत्ताकार होगा तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर पहले से था और एक पाई आर स्क्वायर फिर हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर एक और पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर कब होगा? जब आपसे पूछता यहां पर कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, तब हम कहते कि हाँ ये वाला होगा। ठीक है, अभी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो हम क्या बोलेंगे? 3 पाई आर स्क्वायर होगा। अगर सिर्फ गोला की बात करता है कि गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 37 नंबर। किसी बेलन की आधार की त्रिज्या, अच्छा ये बेलन है, ठीक है, तो ये बेलन हो गया, ठीक है ना, और इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई? 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर दी हुई है? h बराबर 14 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछा है? आयतन। देखो ये बच्ची बनाई है, इस बच्ची का पेपर है, हम इसी के पेपर को मानकर हम उसको स्टैंड करके, मतलब कि उसी के पेपर को हम ने सोचा कि सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर देंगे, तो शायद उन लोगों को जिन लोगों ने इस अपने विद्यालयों में इस पेपर को एग्जाम दिया है, तो शायद अगर कुछ प्रश्न नहीं आए होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से वे बनाने का प्रयास कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो बनाई है वो बच्ची, उसी के हम हेल्प लेते हैं। पाई आर स्क्वायर बेलन का आयतन याद रखना, ठीक है ना, कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान क्या हो गया? 22/7 आर स्क्वायर। ठीक है, अब आर स्क्वायर होता है, अच्छा ये कुछ हो सकता है कुछ अपनी गलती भी बनाई होगी, हम यहां पर बनाते हैं पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? आर का मान 2 है, तो 2 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर दो का स्क्वायर कर दिए, 2 दूना के 4, बड़ा चतुर लड़की है भाई, 2 का स्क्वायर कर दिए ना, 4 हो गया है ना। चलिए अब एच कितना है? एच है आपका 14 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर 14 लिख दीजिए। ठीक है, अब चलिए 7 से 14 कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 6 82 लिख, 8 दूना 16, 17, कितना हो जाएगा? 176। ठीक है, तो ये वाला ए नंबर आपका करेक्ट है। इस बच्ची का भी आंसर 176 है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 लिख दिया डायरेक्ट, मतलब जो त्रिज्या है 2 उसका सीधा स्क्वायर कर दिए, 2 दूना के 4, है ना। अपना अपना तरीका होता है, आप भी अपने तरीके से मैथ को बनाएंगे। ठीक है, अब हम 38 नंबर पे चलते हैं। देखिए 38 नंबर कहता है किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 14 सेंटीमीटर है तो आंख बंद करके त्रिज्या बता दो क्या होगा? बता दो, आधा होता है तो यहां पर त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, है ना। तो अब इसका आयतन पूछा है, तो गोला का आयतन बच्चे होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 हो गया, पाई का मान क्या होता है? 22/7, और आर कितना है? 7 है, तो कितनी बार लिखेंगे आप? 3 बार लिखेंगे। ठीक है, 1 7 से ये 1 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। चलिए
अब 7 में 7 से गुना हुआ 49 है ना, और 22 चौके 88। तो आप एक काम करिए 88 में और 49 ले क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 8 72 और 7, ठीक है 79 हो गया ना। 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 8 32 और 3 35 हो गया। 2 के 2, 9 2 11 के 1 हासिल 8, 7 5 12 8 13 3 हासिल 8, 3 1 4, तो 4312। तो 4312 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और बटा में देखिए यहाँ पर क्या बचा है 3, तो बटा में 3 भी लिखना है आपको। यानी कुल मिला के हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 का आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे, सी नंबर। अब हम बात करते हैं कि 39 नंबर कहते हैं शंकु की आधार की त्रिज्या, ठीक है। शंकु, आइए शंकु पर एक सवाल भी बना लेते हैं। ये एक शंकु हो गया, ठीक है। और ये जो शंकु की क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाती है। और ये जो होती है वो तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, और ये जो होती है ये त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। तो आर हमारा कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो इससे पूछा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है पाई आर एल, ठीक है। क्या होता है पाई आर एल। तो यहां पर तो आपको आर पता है, एच पता है ना, एल तो पता नहीं है। तो एल का आप निकाल सकते हैं रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र होता है। तो एच का मान कितना है बच्चे, एच का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर करिए तो 144 प्लस फिर आर का स्क्वायर, आर कितना है 5 5 25 25। तो आप इसे जोड़ दीजिए 8 6 9, 169 हो गए जोड़ने पर। अब 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। तो चलिए अब हमारा एल का भी मान पता चल गया। तो अब क्या करना है, अब आपको सूत्र पे रख देना है। यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शंस में पाई को पाई ही छोड़ दिया है, तो आप भी पाई छोड़ दीजिए। और आर का मान कितना है, आर का मान आपका 5 है, तो 5 ले लीजिए। एल का मान कितना है आया है 13 आया है, तो 13 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर है 13 5 65, 65 में पाई से गुणा तो 65 पाई, ठीक है। चेक कर लीजिए कहां पर दिया हुआ है, बी नंबर, सही। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा। अब हम बात करेंगे 40 नंबर की। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप सभी को आ रहा है ये सारे क्वेश्चंस जो मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, तो प्लीज आप एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं 40 नंबर। यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, कितनी सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, है ना। तो 6 का 6 हो गया। अब भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो अच्छा 5 सेंटीमीटर कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि भुजा स्क्वायर है तो 2 बार लिख देना है। तो 5 5 25, अब 25 में 6 से गुणा हुआ, तो 25 में 6 से गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए गुणा, 25 में 6 से कर दिए, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 2 12 3 15, और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 41 नंबर। 41 कहता है कि प्रथम 20 विषम प्रकृत संख्याओं का योग बताइए। आप एपी और एपी पढ़े होंगे, तो एपी का एनवा पद का सूत्र आपको पता होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि एन पदों का योगफल का सूत्र होता है n बटा में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये पता है दोनों। तो इन्हीं दोनों की हेल्प, मतलब इसी की हेल्प से आप इस सवाल को बना दीजिए। जैसे देखिए प्रथम विषम प्रकृत संख्या, 20 विषम प्रकृत संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, 1 है। 1 के बाद विषम संख्या 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, और ऐसा ही चला जाएगा कितने तक 20 पदों तक, ठीक है। तो यहां पर सीधी सी बात है कि आपका जो प्रथम पद है वो 1 है, यानी कि a बराबर 1। और डी कैसे निकालते हैं बच्चे, 3 में से 1 घटा दीजिए, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। और n बराबर कितना है 20 है, क्योंकि 20 पदों तक आपको बताना, सबका मान ले जाके इस सूत्र में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा n की जगह पर 20 बटा में 2। चलिए फिर बताइए 2 गुने a का मान कितना है बच्चे, a का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, प्लस n की जगह पर क्या रखेगा, n की जगह पर 20 माइनस 1, और d का मान क्या है, d का मान आपका 2 है। बन गया आपका 2 दहिया 20, यानी कि 10 आ गया। चलिए अब यहां पर देखिए 2 1 2 प्लस 20 में से 1 घटा 19, 19 दूना 38। चलिए 38 2 कितना हुआ 40, तो 10 में आपका 40 लेके क्या हो जाएगा गुना, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि आपका आंसर 400 हो जाएगा, ठीक है। आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं इस प्रश्न को, लेकिन आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, तो आपका एनवा पदों का सूत्र और एन ये सब आपने पढ़ा है एपी में, ठीक है। तो आप इसी की हेल्प से बना सकते हैं आप, ठीक है, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा।
चलिए अब 42 याद दिलाते हैं। कहता है बहुलक बताइए। तो बहुलक सब समझते हैं कि बहुलक वह चार मान होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, मतलब जो ज्यादा बार आया है। तो देखिए कौन ज्यादा बार आया है, देखिए तो मुझे लगता है 3 ज्यादा बार आया। देखिए तो 1 2 3 4 है ना। 3 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। और कोई अंक आया है क्या 4 बार या 4 से ज्यादा बार, देखिए तो 6 कितनी बार आया, 6 एक बार और एक बार 2 बार आया है। नहीं, सबसे ज्यादा बार 3 ही आया है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 43 नंबर। ए और बी का क्या पूछा है, समांतर माध्य पूछा है। ठीक है, तो माध्य के लिए क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण कौन कौन है, ए है और बी है, तो इसको जोड़ दीजिए ए प्लस बी। अब प्रेक्षणों की संख्या, तो कितनी संख्या है, एक और एक 2, तो 2 हो गया। तो सिंपल सी बात है कि आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अब 44 की बात करते हैं। 44 नंबर में कह रहा है कि किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक। माध्य तो ये रहा आपका माध्य, ठीक है, और ये बहुलक तो ये रहा आपका बहुलक। ठीक है, तो माध्यिका क्या होगी, आप सभी बच्चों को एक सूत्र में बता रहा हूं, इसे आप अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। देखिए सूत्र होता है कि एक बहुलक बराबर, ठीक है ना, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक। क्या होता है, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे माध्यिका पूछा है। माध्यिका का मतलब क्या है, माध्यिका का मतलब माध्यक भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए ये सूत्र आप पहले अपने कॉपी में लिखें, ठीक है, तभी आगे बताएंगे हम। पहले लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, अच्छा बहुलक कितना दिया बच्चे, बहुलक कितना है, बहुलक 16 है, 16 लिखिए बराबर 3 गुणे, अब माध्यक की जगह पर x लिख दीजिए, है ना। चलिए 2 गुणे, अब माध्य कितना है बच्चे, माध्य जो है आपका 28 है, 28 लिख दीजिए। चलिए 16 के 16 बराबर 3x माइनस 28 दूनों के 56 हो गया ना। अब देखिए माइनस में 56 इधर चला जाएगा 16 के पास, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 3x। तो 6 6 12 2 हासिल 1 5 8 6 8 7, यानी कि 3x बराबर क्या हो जाएगा 72। तो x बराबर क्या हो जाएगा 72 बटा में 3, कट जाएगा कितनी बार में, 24 बार में। तो सीधी सी बात है कि आपका आंसर जो हो जाएगा माध्यिका का यानी कि माध्यक का 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। नंबर 45 रहता है इसकी माध्यिका निकाले। ठीक है, तो सभी बच्चों से ये कहना है कि कभी भी अगर आपको माध्यिका निकालने के लिए देगा ना इस तरह से, आपको देखिए इसमें भी माध्यिका पूछा है, लेकिन इसमें माध्यिका पूछा था, इसमें देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है, माध्य दिया है, बहुलक दिया है। तो इस प्रश्न में इस तरह से माध्यिका बना पूछा है, तो मैंने इस सूत्र की हेल्प लिया। ठीक है ना, लेकिन इसमें सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि माध्यिका निकाले। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है, मैं सजा दे रहा हूं कौन से क्रम में, आरोही क्रम। तो सबसे पहले छोटा कौन सा है बच्चे, सबसे पहले छोटा 1 है। देखो ये बच्ची बनाई है, इसी के द्वारा जो बनाई है उसी को देख लेते हैं। देखो सबसे छोटा इसमें 1 है, 1 लिखिए। फिर उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा कौन है, 2 है, 2 से बड़ा कौन है, 4 है, 4 लिखिए। 4 से बड़ा कौन है, 5 लिखिए। 5 से बड़ा कौन है, 6 लिखिए। 6 से बड़ा कौन है, 7 लिखिए। 7 से बड़ा कौन है, 9 लिखिए। ठीक है, तो आपको इसमें माध्यिका निकालना है, तो सबसे पहले ये होता है, माध्यिका की परिभाषा होती है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर जो बीच वाला मान होता है वही माध्यिका होती है। ठीक है, तो देखिए ये बीच वाला, ये 3 इधर कर दीजिए, ये 3 इधर कर दीजिए, बताइए तो। अब बताइए बीच में कौन बचा, आप खुद देख सकते हैं कि बीच में जो बचा है वो है 5, है ना। तो सीधी सी बात है कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर बीच में अगर डबल अंक बच रहा है तो डबल अंक का औसत निकाल दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे आपको मान के चलिए कि आपसे पूछ दिया कि एक्स वाई जेड और यहाँ पर मान के चलिए पी लिख दिया, और इसमें आपको माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो आपको इसमें तो बीच में पता नहीं चलेगा, तो आप एक काम करिए, इसको इधर कर दीजिए 1 1 और इसको इधर कर दीजिए, तो बीच में आप 2 अंक ले लीजिए। ठीक है, तो आप 2 ले लीजिए, तो आप इन दोनों को क्या कर दीजिए, एवरेज निकाल दीजिए, y प्लस जेड बटा बिंदु, ये इसका माध्यक हो जाएगा। ठीक है ना, मैं कह रहा हूं, ये आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि अगर मान के चलिए कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो आप तो बीच में बता सकते हैं, मतलब 7 है ना, 3 4 5 6 7, 7 है तो बीच में बता सकते हैं, 3 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, तो 3 3 6 हो गया, तो बीच वाला जो हो जाएगा आपका आंसर। तो अगर आपको मानने चलिए कि ये 6 ही अंक हो तो आप कैसे बीच में बताएंगे, तो आपको क्या करना है कि जब 6 ही अंक हो, ठीक है ना, तो आपको ऐसा करना है कि 6 अंक हो, तो जैसे मानने चलिए कि यहाँ पर दिए हुए 2 7 4 9 5 6, यही इतना दिया हुआ है, तो इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। तो इसमें आरोही क्रम में सजाएंगे, सबसे पहले छोटा कौन है, 2, 2 से बड़ा कौन है, तो 2 से बड़ा आपका जो है 4 हो जाएगा, 4 से बड़ा कौन है, 5, 5 से बड़ा कौन है, 6, 6 से बड़ा कौन है,
7, 7 से बड़ा कौन है 9, ठीक है। तो आपको इसमें बीच में देखना है, तो बीच में देखना है तो आप 3 3 करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बीच में नहीं आ पाएगा, तो आप 2 इधर कर दीजिए, 2 इधर कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो 2 अंक बीच में बचा हुआ है इसी का आप माध्य निकाल दीजिए, तो 5 + 6 बटा में 2, 11 बटा में 2 कट जाएगा 5.5, ये आपका माध्यक हो जाएगा, है ना। लेकिन 45 नंबर क्वेश्चन के लिए माध्यक आपका कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए आप सभी बच्चों को मैं ये बता दूं कि प्रायिकता जो होती है ना वो 0 से लेकर 1 तक होती है। प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 से लेकर 1 तक होता है। 0 जो होता है, ठीक है, ये असंभव घटना की प्रायिकता होती है। कैसी घटना, असंभव। तो कभी प्रश्न ये भी पूछेगा कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो उस समय बताना है कि 0 होती है, ठीक। और जो 1 होती है बच्चे वो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, ठीक है। तो जब निश्चित घटना की प्रायिकता पूछेगा तो वो बताना है 1 होती है, ठीक है। अब देखिए प्रायिकता का मान मैंने बोला 0 से लेकर 1 तक होती है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर 1.5 है तो 1 से बड़ा हो गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि कौन प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ये नहीं हो सकती है ना। ये देखो 3/5 है, तो इसको आप भाग देंगे तो आपका 0.6 आ जाएगा, तो ये तो 1 से कम हो गया, है ना। 0 से 1 तक होता है, बस इतना दिमाग में रखो, 0 से 1 तक। 25% को देखकर सभी बच्चे समझते हैं तो 25 है, नहीं, 25% का मतलब 25/100 हो गया, और आप इसे दशमलव में बदलेंगे तो 0.025 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि 0 और 1 के बीच में है ये नंबर, है ना। आपको ये नहीं देखना 25% है तो हाँ 25 से 1 से ज्यादा हो गए, नहीं, इसको आप परसेंटेज को हटा के बटा में 100 करिए, फिर दशमलव में बनाइए, तो आपको पता चलेगा असलियत में कि ये जो है 0 और 1 के बीच में, ठीक है, ये भी 0 और 1 के बीच में। तो कौन नहीं है बच्चे, जरा फिर से हमको बता दीजिए। 1.5 ए वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं 47 नंबर। निश्चित, देखो पूछ ही दिया कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है ना। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अब हम बात करते हैं 48 नंबर। एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया है। तो कभी भी पिघलाने वाली गलाने वाली बात अगर आ जाए ना तो समझो कि दोनों का आयतन सेम होगा, ठीक है ना। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h, ठीक है। और गोला का आयतन का सूत्र क्या होता है, गोला का आयतन का सूत्र 4/3 πr3। देखो इसकी भी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी भी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर दोनों आर में जो दोनों की त्रिज्या है दोनों को सेम लिया है, इसमें भी आर लिया, इसमें भी आर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पाई पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा यहाँ आर 2 गो है और यहाँ आर 3 गो है, तो एक आर बचेगा यहाँ पर, सही बच्चे बोले, एक आर बचेगा। तो h बराबर हो जाएगा 4/3 और आर का मान कितना है बच्चे, आर का मान 9 है, तो आप यहाँ पर 9 लिख दीजिए, ठीक है। अब कटाइए 3 से 9 कितनी बार में, 3 बार में, 3 चौके 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है। देखो यहाँ पर ध्यान से ये कह रहा है कि ऊंचाई जो है इसकी छाया की लंबाई के क्या है, बराबर है, ठीक है। मतलब ये जो ये है वही वाला ये है, ठीक है। छाया यही होगा ना, ये क्या होगा छाया और ये क्या हो गया स्तंभ, ठीक है। ये मान लीजिए थीटा है, ठीक है। तो आप एक बात बताइए कि ये आप अगर ये थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और ये नीचे वाला जो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आप थोड़ा याद पड़िए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, ठीक है। तो tan थीटा हो गया। अब अच्छा इसमें जो है ये जो अगर मान के चलिए दोनों की लंबाई बराबर है तो अगर ये 8 होगा तो ये भी 8 होगा, हाँ? यानी कि लंब भी 8 से आधार भी 8 से, तो 8 से कट जाए तो 1 हो गया, ठीक है। तो tan थीटा में कितना का मान बच्चे 1 होता है, जरा मुझे बता दीजिए आप सभी बच्चे। tan थीटा में कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो आपको पता चलेगा 45 डिग्री, ठीक है ना। तो अब तुलना करिए तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री। ये लड़की ये बच्ची जो बनाई है वो गलत बनाई है, ठीक है ना। इसका आंसर जो होगा वो ए सी नंबर होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 50 नंबर की तरफ। देखिए 50 नंबर है कि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए और बी का मासा क्या होगा, ठीक है ना। एक बात हमको बताइए, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अगर आप मासा निकालते हैं, ठीक है, तो मासा निकालते हैं तो निकालिए तो मासा 2 और 3 का, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटा 1, फिर यहाँ से ऐसे कर दीजिए 2 1 2 न के 2। तो बताइए तो मासा इसमें कितने हुए,
सीधी सी बात है कि मासा 1 होगा। तो ए और बी अगर अभाज्य संख्या है तो इसका मासा कितना होगा बच्चे? 1 होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मात्र 50 तक से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।